मैं फिर से हाजिर हूं संदीप लांबा आपके अपने शंकरा गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म पर। बचे हुए पार्ट 1 जो वीडियो हमने बनाया था उसके दूसरे हिस्से पे आज चर्चा करूंगा। पहली वीडियो जिन साहिबान ने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके उसको देख लें। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से आप ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ की तैयारी करके आप सरकारी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट की मैंने आपको बताई थी, आज मैं बात करूंगा 5वीं की, एंट्री नंबर 5, जिसको आप बोलते हैं एफकेट। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी है और काफ़ी सारों को इसके बारे में पता नहीं है। एफकेट एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों, जिन युवाओं के मन में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा नसों में दौड़ता है, उनके लिए एंट्री काफ़ी अच्छी है। यूँ तो हर कोई इसमें जा सकता है, ऐसा नहीं है कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेके ही ये पेपर दिया जाएगा। हर नॉर्मल कैंडिडेट इसको दे सकता है। तो पहली बात तो दोस्तों, ये परीक्षा एयरफोर्स लेती है, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये एक ऑफिसर एंट्री है, ऑफिसर एंट्री, और इसके माध्यम से बच्चों आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये परीक्षा खुद मैंने 3 बार क्लियर की है, एसएसबी तक पहुंचा हूं, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूं और मेरिट लिस्ट आउट भी हुआ हूं। इसीलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा जानता हूं। ऑफिसर एंट्री के लिए एफकेट में 3 एंट्री होती हैं दोस्तों। सबसे पहली एंट्री है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच समझ रहे हैं आप? फाइटर पायलट अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन के बारे में आपको पता होगा, वो एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच से संबंध रखते हैं। दूसरा आता है साहब टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच, इस ब्रांच का काम क्या है? एयरफोर्स को टेक्निकल सपोर्ट देना। तीसरी ब्रांच है दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी। इसमें लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो 3 एंट्री हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन इन तीनों में से किसी एक में जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पेपर को दे कौन सकता है? सबसे पहली बात तो बच्चों, ग्रेजुएट, जो भी बच्चा ग्रेजुएट है वो इस परीक्षा को दे सकता है। ग्रेजुएशन का मतलब मेरा सिर्फ बीटेक से, बीबीए से, बीसीए से नहीं है, बीए बीकॉम वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसको दे सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में जो छात्राओं को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों या फीमेल्स को भी यहाँ पे एंट्री के लिए अलाउड है। आप अपने अगर 3rd ईयर फाइनल ईयर में हैं, 5th सेमेस्टर के एग्जाम आपने दे दिए हैं, 6th में अब आप हो गए हैं, या आपने 4th सेमेस्टर के दे दिए हैं, 5th में हो गए हैं, तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है दोस्तों, 60% मार्क्स। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 60% मार्क्स आपको चाहिए। ओके, एक और बात, एफकेट जो है साल में 2 बार निकलता है, 2 टाइम्स, एक साल में 2 बार, हर 6-6 महीने के गैप पे आता है। अब बात करूं अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत सिंपल है इसका, बहुत ही साधारण सा सिलेबस है। इसमें आपको एक नंबर 1 पेपर देना होता है। पहले ये पेपर ऑफलाइन होता था, आजकल ऑनलाइन होने लग गया है। ये जो पेपर है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए? सही कहा आपने, 300 नंबर। और इसमें से लमसम आपको लेने होते हैं 150 से 160 के बीच में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इसके कट ऑफ के बारे में बताया, 150 से 160 के बीच में कट ऑफ जाती है। इस बार की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट आ चुका है, एसएसबी की डेट्स पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोरोना भाई साहब। इसके रिटर्न के बाद थोड़ा सा रुकिए अभी। जो बच्चे टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, यानी कि बीटेक, बीए, बीई वाले हैं, बीटेक यानी कि जिन्होंने बीटेक किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, उनको एक दूसरा पेपर भी देना होता है, पेपर 2, जिसको बोलते हैं ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट बोलते हैं इसको। 150 नंबर का आता है, इसमें से लमसम आपको 50-60 मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो दोनों पेपर में क्वालिफाई करना टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए ज़रूरी है, तभी जाके आपको
एसएसबी की कॉल आएगी। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये 5 दिन का एक प्रोसेस है, घबराइए मत। आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एसएसबी क्या होता है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार ये फेस किया है, क्लियर भी किया है, आउट भी हुआ हूँ, इन भी हुआ हूँ। डोंट वरी, अपने बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को मेरे बारे में भी जानने की इच्छा होगी। हालांकि मैंने पहले काफ़ी सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे जो मैं पढ़ाता था तो वहाँ मैंने बताया है। एनीवेज वो दूसरी बातें हैं, फर्स्ट पहले भी इस पे चर्चा करते हैं। एफकेट मैं जानता हूँ ये क्लियर हो गया है आपको, अब क्या चीज़ है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, एफकेट को क्लियर करने के बाद, एसएसबी को क्लियर करने के बाद आप भारतीय वायुसेना में एक ऑफिसर होंगे, आपको रैंक मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर का। सैलरी तो साहब 70-80 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी होती है। एक यूनिफॉर्म होती है जिसके अंदर सारा आसमान नीला दिखाई देता है और साथ में वो 16 बोतल दारू फ्री मिलती हैं। डोंट वरी, वो भी है। तो चलिए एफकेट के बाद मैं चलता हूँ अगली एंट्री पे। लेकिन मेरे जितने भी अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है या जो नए जुड़े हैं या जो आगे जुड़ेंगे, उन सबके मन में एक डाउट है, यार ये 60% का लोचा है। ग्रेजुएशन में हम तो कैंटीन में समोसे चाय पीते रह गए, हमारे तो 60% नहीं आए। कोई बात नहीं, चलिए आपको अगर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में, सशस्त्र सेनाओं में जाना है, उसके लिए एक और एंट्री है। गेट रेडी फॉर दैट। एंट्री नंबर 6 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत शानदार एंट्री है और 60% का जो झंझट है वो यहाँ पे नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एफकेट महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। नंबर 6 नंबर एंट्री, इसको बोलते हैं बच्चों CDS। इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। जैसा कि यहाँ पे एक शब्द है कंबाइंड, मतलब क्या है ये, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों आर्म्ड फोर्सेस का एक इकलौता एग्जाम है और इसको कंडक्ट करता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और साल में 2 बार होता है बच्चों। अच्छी बात ये है, देखिए 2 बार एफकेट, 2 बार CDS, 4 चांस हो, 2 और 2 4 और 4 8। बच्चों एक साल में 8 चांस, कम नहीं होते। अगर आप तबीयत से मेहनत करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं के लिए है। आप रिटर्न में जितने मार्क्स लेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये आर्मी मिलेगी, नेवी मिलेगी, एयरफोर्स मिलेगी, वो आपके अपने पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेबस को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं पेपर का स्टाइल बता देता हूं। सिलेबस बाद में बताऊंगा आपको। पेपर, इसमें आपको 3 पेपर देने हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब आप घबरा रहे हैं कि यार 3-3 पेपर कैसे देंगे हम, घबराइए मत। मैथ्स, इंग्लिश और GS याद रखिएगा। पहली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख लें। मैंने कहा है SSC की तैयारी में आप 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। ये वही मैथ और इंग्लिश है जो आपने SSC के लिए तैयार किया था। GS थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड हो जाता है यहाँ पे। इन तीनों पेपर्स को क्लियर करने के बाद फिर से आपको बुलाया जाता है SSB के लिए। याद रखिएगा ये एंट्री भी महिला और पुरुष दोनों के लिए है, तो बेझिझक होके महिलाएं अपने आप को किसी से कम ना आके वो भी जा सकते हैं। ओके, हाँ, एक खास बात यह है कि सिर्फ महिलाओं को 2 ही पेपर देने हैं, ओनली फॉर फीमेल्स। मैथ्स का पेपर उन्हें नहीं देना, मैथ्स का पेपर उन्हें नहीं देना। सॉरी, ये मैथ्स मैंने गलती से इसमें राउंड में ले लिया। सिर्फ इंग्लिश और GS का ही एग्जाम उनको देना है, मैथ्स का पेपर नहीं देना। और बॉयज को तीनों एग्जाम देने हैं। लेकिन मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, तब क्या होगा? और अगर तीनों क्वालिफाई हो जाते हैं तब क्या होता है? चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। जो बच्चा मैथ, इंग्लिश और GS तीनों को क्वालिफाई करता है, सपोज आपको आर्मी मिला है, तो आपकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी। ये एक परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन का मतलब है आप 60 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन ये मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए नहीं आई है। मैं गर्ल्स को OTA मिलता है। इसको बोलते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो 2 जगह है, चेन्नई और गया में। चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु में, और गया कहाँ है? बिहार में, जो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है।
तो OTA में महिलाओं की ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और GS 2 सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे एंट्री दी जाती है। OTA के थ्रू जो ट्रेनिंग होता है या OTA के थ्रू जो आपको जॉब मिलता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, केवल 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद आपको भारत सरकार आपको आपकी सेवाओं से निवृत्त कर देती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ परमानेंट कमीशन के बाद आपको पेंशन मिलेगी, शॉर्ट सर्विस के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ओके, तो ये है CDS का ताना बाना। और जैसे मैंने अभी FCAT के बारे में भी बताया था, सिलेबस मैंने जानबूझ के वहाँ स्किप किया था, उसको यहाँ के साथ कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ। FCAT और CDS में दोनों में मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, GS भी है और रीजनिंग भी है। पहले एक बार मैं FCAT की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग के कम से कम 35 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 35 क्वेश्चन। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन मिलते हैं, 35, 35, 70, क्योंकि FCAT में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बात कर रहा हूँ। GS और मैथ्स के 12-12 क्वेश्चन आते हैं, तो 35, 35, 70 और 24, 6 क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं। ये तो था FCAT की कहानी। अब बात करेंगे आपका CDS के सिलेबस की। तो SSC में जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा आपका CDS में आता है, इंग्लिश का जो सिलेबस है पूरा आपका आता है, GS थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है। और मैं यहाँ पे CDS के लिए जाने वाले बच्चों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप NCERT पढ़िए पहले। किसी भी कोचिंग सेंटर में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद आप किसी भी द्वारे पर मत्था टेकेंगे, आपकी दुआ पक्का कबूल होगी, ये हम कह रहे हैं। बस फर्स्टली फॉलो योर CDS, योर NCERT पार्ट। चलिए साहब, जो बच्चे अभी अभी नए नए जुड़े हैं शंकराय गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, आपको बता दूं, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने SSC का ओवरव्यू दिया था, आप कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें बाकी के बचे हुए ऑप्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, आपकी इजाज़त के साथ और आपके मनमोहक नेत्रों के साथ जो मेरी तरफ लगे हुए हैं, 7वें नंबर एंट्री पे चलता हूँ। आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट अपना भेज सकते हैं। तुरंत उसका जवाब तो शायद देने की गारंटी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है भाई, और समय मिलते ही विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक बेधड़क उसमें आप कमेंट छोड़ सकते हैं। और हाँ, हालांकि ये बातें मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका जो कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, शेयर्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही नेट पे बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत करने वालों को इनाम तो मिलना चाहिए। शायद मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं साहब। एंट्री नंबर 7, इसको बोलते हैं साहब असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट, शॉर्ट फॉर्म AC। अगेन ये परीक्षा UPSC कंडक्ट करता है, एक बार होता है, 1 टाइम इन अ ईयर। साल में एक ही बार होता है। CDS FCAT 2 बार होता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ओनली ग्रेजुएट। इसमें आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं हैं। ग्रेजुएशन वाला इसको फिल कर सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में परीक्षा आप दे सकते हैं। हाँ, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि असिस्टेंट कमांडेंट का काम क्या है, ये कहाँ नौकरी पाता है, ये पहले जान लेते हैं। उसके बाद सिलेबस पे आऊँगा, उसके बाद तनख्वाह की भी बात करूँगा और पावर्स की भी बात करूँगा। असिस्टेंट कमांडेंट फ्रेंड्स पैरामिलिट्री का एक ऑफिसर होता है। पैरामिलिट्री, इसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं बच्चों। पैरामिलिट्री में कौन कौन आता है? आपने सुना होगा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके अलावा और क्या क्या आता है भाई? CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। आपने देखा होगा मेट्रो की गार्ड के लिए ये लोग लगे रहते हैं। एक और है इसमें आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स ये भी आपका पैरामिलिट्री का हिस्सा है। तो आपको इन 6 अलग अलग अर्धसैनिक बलों में एक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। और मैं
बार बार कह रहा हूँ, यूपीएससी जिसकी रिक्रूटमेंट करता ऑफिसर एंट्री के लिए वो गस्टेड ऑफिसर ही होता है। सैलरी वही 70-80 के आसपास पड़ती है। घबराइए मत, आप हर महीने एक स्प्लेंडर बाइक खरीद सकते हैं। तंग इन एंट्रीज के थ्रू आपको पैसे की कभी किल्लत नहीं होगी और साथ में आपको रैंक मिलेगा। और साहब जब कंधे पे 2 स्टार आएंगे तो बात ही अलग होती है उनकी। देखिए साहब, सपना देखना अच्छी बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले वीडियो में मैंने कहा था सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको साकार करना उससे भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा अच्छा लगता है, सुहागे पे सोना अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको किस टॉपिक पर कौन से वीडियो चाहिए। मैं संदीप लांबा लंबा कर दूंगा साहब आपको बता के। और शंकराय गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये कारवां गाड़ी चलती रहेगी। वीडियोस में डेली एक या 2, अभी तो एक डालूंगा, आने वाली दिनों में 1 से 2 करूंगा, 2 से 3 करूंगा। डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्सेस पे, आपके व्यूज पे, आपके कमेंट्स पे। चलिए साहब, हाँ, सिलेबस से पहले एक बार पेपर का तरीका देख लेते हैं। पेपर स्टाइल क्या चीज़ है? पेपर स्टाइल दोस्तों, 2 पेपर आपके यहाँ होंगे, पेपर 1, पेपर 2। बहुत ही प्यारी एंट्री है, खुद मैंने 2016 में इससे रिज़ाइन दिया है सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से। पेपर 1 में आपको इसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये एक पेपर है। और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। फिर से वही, जैसे मैंने एसएससी टायर 3 में बताया था, आपका एसए रिपोर्ट लिखना होता है। यहाँ पे भी आपको एसए रिपोर्ट, प्रिसाइज, ये सब लिखना होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं यहाँ पे, और आपका 25 से 1 नंबर की ग्रामर भी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में बच्चों आपको मिलेंगे 125 क्वेश्चंस और साथ में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जल्दी से बता दो कितने का हो गया? क्या बात है, आपको तो मैथ्स आता है। 250 का 250 नंबर का पेपर होगा पहला। 2017 में इसकी मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 122, ये मैक्सिमम है अभी तक की। पिछले साल 2018-19 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ गई है 97-96 के आसपास। तो ये मान के चलिएगा कि अगर आप किसी पेपर में, यूपीएससी के किसी पेपर में 50-55% स्कोर कर रहे हैं, लिख के ले लो भाई, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स। 200 में से आपको 50 से 60 के बीच में नंबर लेने होते हैं। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, उसके हिसाब से वेरी होता रहता है। ओके, तीसरा है इंटरव्यू। इसी के साथ में एक और परीक्षा होती है फिजिकल टेस्टिंग। फिजिकल, आप जानते हैं आप पैरामिलिट्री के लिए जा रहे हैं तो भाई आपका थोड़ा सा भाग दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट फेंकना, ये सब होता है। ओके, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में, कितना मीटर का होता है, कितना शॉर्ट पुट होता है, वो आप गूगल चाचा से भी पूछ सकते हैं, बता देगा आसानी से। इंटरेस्टिंग क्या है, आप लोगों को ये जानना कि आपके पास कितनी एंट्रीज हैं। ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि ये सारी जानकारी मैं यहाँ दे दूँ तो मुश्किल है, ये सब नहीं हो पाएगा। तो एक बार जल्दी से डिटेल्स नोट करिए फटाफट, फिर अगली एंट्री पे चलता हूँ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एंट्री नंबर 7, काफ़ी आपके पास कमी नहीं है, बस ज़रूरत है एक अच्छे डायरेक्शन की और अच्छे इरादे की। मंजिल अपने आप मिल जाएगी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री जो है वो आप फाइट करेंगे अपने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। आप हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं कि राजस्थान से हैं या पंजाब से हैं, हर स्टेट में कंसर्न या फिर एमपी से हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए परीक्षाएं होती हैं। और जैसे मैं अगर हरियाणा की बात करूं, क्योंकि मेरा होम स्टेट हरियाणा है, तो मैं उसका एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। हरियाणा या कोई भी स्टेट हो, उसमें स्टेट जीके तो होती है। स्टेट जीके के साथ में चलता है एसएससी का सिलेबस। पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लें, एसएससी का सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है।
कैसे प्रिपेयर करना वो तो मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन उसमें कौन कौन सा पेपर होते मैंने बता दिया है। कैसे प्रिपेयर करना वो भी बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी। तो स्टेट जीके के साथ एसएससी जीके भी, एसएससी का सिलेबस भी आपका चलता है, ये भी आप फाइट कर सकते हैं। नंबर 9 रेलवेज भी है आपके पास। इसके साथ में आपके पास है भाई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर साल एक पेपर होता है, ACIO बोलते हैं उसको, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर करके एक पेपर होता है, आईबी है आपके पास। अब जब इन सब में भी अगर आपको सफलता की प्राप्ति ना हो, घबराइए मत, एक और ऑप्शन है आपके पास, बैंकिंग। लेकिन मैं थोड़ा रोकूंगा, एसएससी का पैटर्न और बैंकिंग का पैटर्न जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी की तरह है, अपोजिट है बिल्कुल। तो अगर आपने एक मन बना लिया है कि मेरे को एसएससी करना है, तो प्लीज़ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे बैंकिंग करना है, तो बैंकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। दोनों नाव में पैर ना रखें, नहीं तो 100% नाव के साथ आप भी जाएंगे। ओके, इसके बाद है भाई यूपीएससी, है ना साहब। एसएससी की ही बड़ी बहन है यूपीएससी, दोनों का गोत्र सेम है, मैंने कल भी समझाया था। ओके, तो बच्चों आने वाली वीडियोस जो में आपको मैं यूपीएससी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने अटेम्प्ट हैं, मैक्सिमम एज क्या है, वगैरह वगैरह सब। बस मेरे साथ और इस शंकराय गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा, और ये संदीप लांबा आपको रूबरू करवाता रहेगा डे टू डे आपकी निकलने वाली भर्तियों से। और मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है कि सर हिस्ट्री की क्लास पहले चलाइए, मैराथन क्लास। तो एक बार थोड़ा सा चैनल को आप फैलाते रहिएगा, है ना। अब मैं ये तो कैसे कहूँ कि आप सब्सक्राइब करो, ये तो आपके ऊपर है। आप अगर चैनल फैलाते रहेंगे तो मेरे लिए मैराथन क्लास अरेंज करना काफ़ी ईजी होगा। 3 सब्जेक्ट में खुद पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। और इसके अलावा जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सेज करते रहेंगे, आपको उसी के तथाकथित अनुसार रिस्पॉन्सेज मिलते रहेंगे। तो मुझे कमेंट करते रहिएगा, चैनल पे अच्छे से आप फैलाते रहिए, देखते रहिए।